नमस्कार। आज हम बात करते हैं भूगोल के आखिरी अध्याय का, जिसमें हम मुख्यतः समझेंगे जनसंख्या के बारे में। तो जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जनसंख्या भारत में जनसंख्या वृद्धि हो रही है और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास दो पैच हैं लैंड के। एक में आपके पास खूब सारे मिनरल्स हैं, खूब सारे संसाधन हैं, खूब सारे खनिज हैं, और दूसरे में भी यही सब पाए गए हैं, पर यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है और यहाँ पर मानव रहते हैं। तो क्या होगा, कहाँ पे उन आप खनिज को काम में ले सकते हैं या कहाँ पे वो संसाधन काम में आ सकते हैं? निश्चित तौर पर जहाँ मानव रहते हैं, जहाँ सभ्यता है, वहाँ उस संसाधन को काम में लिया जा सकता है। अब मान लीजिए कि भूकंप आता है, एक भूकंप यहाँ पर आता है और दूसरा भूकंप यहाँ पर आता है, तो कहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा? निश्चित तौर पर जहाँ पर मानव सभ्यता है वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पर भूकंप आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो निश्चित तौर पे जनसंख्या जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम समझते हैं, और ये जनसंख्या को हम किस तरीके से अकाउंट में लेते हैं। तो जनसंख्या को जब हम अकाउंट में लेते हैं तो हम सेंसस एक टर्म बोलते हैं जो हर प्रति 10 वर्षों में, प्रतिवर्ष नहीं, प्रति 10 वर्षों में गणना की जाती है। पहली बार इसका कॉन्सेप्ट भारत में 1872 में आया था और पहली जनगणना 1881 में की गई थी। जो लेटेस्ट जनगणना आपकी की गई है वो 2011 में की गई है, अगली आपकी 2021 में की जाएगी। हम आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर अलग अलग जनसंख्या निकालने की कोशिश करते हैं। कितनी जनसंख्या बढ़ी है, किस किस क्षेत्रों में फैली हुई है, किस तरीके से परिवर्तन देखे गए हैं, वो सब हम यहाँ पर समझते हैं। जो लोग जनगणना करते हैं उनको एन्यूमरेटर्स कहा जाता है और ऐसा माना जाता है लगभग 2.5 मिलियन लोग जनगणना के कार्य में जुड़े रहते हैं, जिसमें 2 लाख ऑफिसर्स भी उनके साथ जुड़ते हैं। भारत में लगभग 1.5 करोड़ शेड्यूल्स बनाए जाते हैं 16 भाषाओं में, तब जाके भारत की पूरी जनगणना ली जा सकती है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा है वो सिर्फ 0.46 या $0.5 के आसपास आता है भारत में, जबकि यही लागत विश्व भर में 4.6 के आसपास आती है। मतलब हमारी प्रति व्यक्ति लागत तो जनगणना की बहुत कम है, पर अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो लगभग हम बोलते हैं कि 2200 करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं एक जनगणना में। तो निश्चित तौर पे हम एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन जनगणना में खर्च करते हैं। हमारी 16% जो जनसंख्या है, जो विश्व भर की हमारी जनसंख्या है, वो सिर्फ 2.4% लैंड एरिया में रहती है, और उसमें से भी ये जो 5 राज्य हैं आपके, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश, इसमें 50% जनसंख्या सीमित है। तो भारत की भी 50% जनसंख्या इन 5 राज्यों में ही केंद्रित है। 2011 में जो जनगणना की गई थी उसका मोटो दिया गया था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारा सेंसस हमारा भविष्य। अब अगर हम पॉपुलेशन ट्रेंड की बात करें तो अगर आप कर्व्स देखेंगे तो 1901 में जो जनसंख्या आपकी 238 मिलियन थी, वो 2011 में बढ़ के 1200 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। अगर ग्रोथ देखेंगे पॉपुलेशन की तो बहुत सिग्निफिकेंट देखी गई है, पर जो ग्रोथ रेट है उसमें एक कमी दर्ज की गई है। ये कमी आपकी मुख्यतः 1981 से चालू हो जाती है, उसके बाद ये गिरती है, और 2011 के बाद हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसमें ड्रास्टिक डिक्लाइन पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि जन्म दर तो गिर रही है, पर हमारी जो मृत्यु दर है उसमें कमी दर्ज की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। अब ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ी है, ये मुख्यतः गायरेटिक पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं, या डिपेंडेंट पॉपुलेशन है पहले तो, और इन पॉपुलेशन को मेडिकल हेल्प या मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम बोलते हैं ये 5 राज्य ऐसे हैं जो 50% जनसंख्या भारत देश की समावित करते हैं, और जो कम से कम नीचे के प्रदेश हैं उसमें 4 तो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, और एक जो राज्य है वो है सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली है, और सबसे कम जनसंख्या वाली यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप है। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखी गई है, सबसे कम लक्षद्वीप में देखी गई है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखी गई है, सबसे कम आपकी लक्षद्वीप में देखी गई। तो लक्षद्वीप में न तो शहरी है न ग्रामीण है, तो क्या है, मुख्यतः आदिवासी या ट्राइबल जनसंख्या आपकी वहाँ पर देखी गई है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मान लीजिए 2 पॉपुलेशन साइज है, ये 2 जमीन के टुकड़े हैं, इस जमीन के टुकड़े पे भी 5 लोग रहते हैं, इस पे भी 5 लोग रहते हैं, तो किनको ज़्यादा एरिया मिलेगा? निश्चित तौर पे जिनके पास बड़ी ज़मीन है उनको ज़्यादा एरिया प्रति व्यक्ति मिलेगा और इनको कम मिलेगा। तो जनसंख्या का घनत्व इस क्षेत्र में ज़्यादा होगा
और दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति व्यक्ति जगह कितनी मिल रही है, तो एक जगह पे कितने लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत में हम किलोमीटर की यूनिट में नापते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह पाते हैं, वो जनसंख्या घनत्व है। 2011 के हिसाब से हमारी जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में पाई गई है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में आपकी घनत्व देखा गया है। अब ये 3 कारक है मुख्यतः जो आपके जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। अगर बर्थ रेट बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी, बर्थ रेट कम हो रही है तो जनसंख्या कम होगी। डेथ रेट या मृत्यु दर में इसका विपरीत होगा। तो जन्म दर अगर बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु दर अगर कम होती है तो जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम बोलते हैं बढ़ जाती है। इसी तरीके से माइग्रेशन देखा गया है। माइग्रेशन या तो जगह के अंदर ही हो सकता है, जिसको इमाइग्रेशन कहते हैं, या लोग अंदर आ रहे हैं, और ई माइग्रेशन मतलब लोग बाहर जा रहे हैं, जिसको आप एग्जिट से याद रख सकते हैं। तो जो ई माइग्रेशन या एग्जिट होता है मुख्यतः इसमें क्या देखा गया है कि लोग जगह से बाहर जाते हैं, और इन माइग्रेशन में लोग उस क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं। तो अगर लोग उस क्षेत्र में आ रहे हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, अगर लोग वहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ की जनसंख्या कम होगी। भारत में जैसा कि हमने कर्व देखा 1981 तक लगातार जनसंख्या बढ़ी थी, उसके बाद धीरे धीरे गिरावट देखी गई है, और 2011 के बाद हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट रूप से गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत में शहरी इलाका क्या है? भारत में शहरी इलाका वो है जो या तो म्यूनिसिपैलिटी की तरह, कॉरपोरेशन की तरह या कंटोनमेंट की तरह नोटिफाई होता है, और किसी को भी शहरी घोषित करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, कम से कम 5000 लोग होने चाहिए, घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, और कम से कम 75% जो जनसंख्या है वो गैर कृषि की गतिविधियों से जुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये सारे क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं तो हम कहते हैं उस क्षेत्र में शहरी जनसंख्या देखी गई है। 1 मिलियन से ऊपर के शहर पहले आपके 35 थे, जो अब बढ़ के 53 हो गए हैं, और जहां पर 10 मिलियन से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन देखी गई है उनको हम मेगा सिटीज़ कहते हैं। भारत में 3 प्रमुख मेगा सिटीज़ हैं आपकी, ग्रेटर बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता। 31% जनसंख्या लगभग भारत में शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अब हम एज कंपोजिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर 0 से 14 के एज ग्रुप में कोई आता है तो वो डिपेंडेंट है, 15 से 59 के एज ग्रुप में जो आता है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, और 60 से ऊपर जो आता है वो वापस डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो ये जो बच्चे और बूढ़े हैं मुख्यतः ये आपके डिपेंडेंट जनसंख्या है जो कि इस पर डिपेंड करती है। जो 62% जनसंख्या है इसको बचे हुए 38% लोगों का भी पेट भरना है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं सीधी सीधी भाषा में। तो ये जो जनसंख्या है ये मुख्यतः 3 गतिविधियों में जुड़ती है। 3 गतिविधियां कौन सी होती हैं आपकी? वो 3 गतिविधियां हैं आपकी मुख्यतः प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी गतिविधियां वो जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, सेकेंडरी वो जो आपके उद्योगों से जुड़ी हुई है, और टर्शरी वो जो सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं। इन तीनों गतिविधियों में लगभग 62% लोग कार्य करते हैं। अगला है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात हम कहते हैं कि ओवरऑल तो 941 से 940 रहा, तो लिंग अनुपात में बहुत बदलाव नहीं देखा गया है, पर जो शिशु लिंग अनुपात है उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है, 960 से 914 रह गया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी के तहत चालू किया गया है, जहां पर गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने की बात की गई है, क्योंकि अगर डेमोग्राफिक में ये रेशो बहुत बिगड़ जाता है तो ये हमारी आगे की जनरेशन्स के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात आपका केरल में पाया गया है, सबसे कम हरियाणा में देखा गया है। अगर बच्चों के लिंग अनुपात में देखा जाए, शिशु लिंग अनुपात सबसे अच्छा मिजोरम में पाया गया है, और सबसे कम आपका हरियाणा में देखा गया है, जो कि आपके एवरेज से भी बहुत कम पाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हम लिंग अनुपात में समझते हैं। अब हम बात करते हैं साक्षरता की। 1991 से 2000 के बीच में क्या हुआ, भारत में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया लिटरेसी में। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ तक हम मानते थे कि कौन लोग साक्षर हैं, 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो पढ़ लिख सकते हैं
वो सभी साक्षर हैं। यहाँ पर खूब सारा फंड हमारे पास आया कि आप साक्षरता बढ़ाओ देश में। हमने उस फंड को काम में लिया, नहीं लिया, जो भी हुआ, हमारी साक्षरता सही में नहीं उतनी बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए। तो क्योंकि हमने इतना सारा फंड लिया था, हमें पेपर पे ये शो करना था कि हमारी साक्षरता बढ़ी है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी स्टैटिस्टिक्स ही चेंज कर दी और हमने बोला जो भी व्यक्ति 7 वर्ष की आयु के ऊपर है, 5 से 7 कर दिया कि 7 वर्ष से आयु के ऊपर हैं और पढ़ लिख सकते हैं, वो ही साक्षर हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन वहाँ पर निकल गया जो पढ़ नहीं सकता था। तो डेफिनेशन चेंज करने की वजह से हमने देखा कि हमने यहाँ पर एक सडन जंप रजिस्टर कर लिया है साक्षरता की ग्राफ में, और जो साक्षरता का गैप पाया गया है मेल फीमेल में, उसमें भी एक भारी गिरावट यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। 1961 से लेके 2011 तक अगर पुरुषों की साक्षरता देखी की जाए तो 40 से बढ़ के 82 हो गई है और महिलाओं की 15 से बढ़ के 65 हो गई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कदम है। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य आपका केरल है, सबसे कम बिहार है, यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप साक्षर है और सबसे कम साक्षरता आपकी दादर और नगर हवेली में पाई गई है। मुख्यतः भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं वो हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। उसके अलावा आपकी बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल भाषाएं भी मुख्य तौर पे काम में आती हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, किस तरीके से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी की गतिविधियों में हमारे वर्कर्स जुड़े हुए हैं। तो ये 1961 में हम कहते थे कि अगर व्यक्ति दिन में 1 घंटा काम करता है तो वो एम्प्लॉयड है। 1971 में हमने कहा कि अगर वो 1 हफ्ते तक उसका रेफरेंस पीरियड है जिससे हमने उसकी गणना की और वो कार्यरत है तो वो कार्यरत है। फिर हमने मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर का क्लासिफिकेशन निकाला। मार्जिनल वर्कर मतलब साल में अगर 183 डेज से कम दिन काम किया है तो वो मार्जिनल वर्कर है। मेन वर्कर वो हैं जिन्होंने साल में 183 डेज से ज़्यादा कार्य किया है। तो यहाँ पर हमने बोला कि अलग अलग कैटेगरीज हो गई। 1971 से हमने 4 कैटेगरीज विभाजित की, कल्टिवेटर, एग्रीकल्चरल लेबरर, हाउस होल्ड वर्कर्स और अदर्स। ये आपकी 71 में, 81 में और 2001 में थी। 91 में हमने इसमें चेंज और परिवर्तन किया था और आपकी 9 कैटेगरीज सामने आई थी। तो ये 9 कैटेगरीज हमने आपको यहाँ पर दी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब जैसा कि हमने बोला, जनसंख्या में कुछ चीज़ों पे खास बल दिया गया है, किस तरीके से जन्म दर, मृत्यु दर परिवर्तित होती है, किस तरीके से न्यूट्रिशन में चेंज पाया गया है, और महिलाओं का और कन्याओं की साक्षरता की बात की गई है। फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट्स 1952 से भारत में आए थे। जो नेशनल प्लानिंग पॉलिसी आई थी, पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी 2000 में, उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। पहला हमने ये कहा कि सभी को फ्री और कंपलसरी शिक्षा प्रदान की जाएगी, सभी का टीकाकरण किया जाएगा, जो शादी की उम्र है उसको लेट किया जाएगा, फैमिली वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और शिशु मृत्यु दर को रोका जाएगा 30 से नीचे के लेवल पर प्रति 1000 में से। तो ये कुछ हमारे मुख्य उद्देश्य थे जो राष्ट्रीय जनसंख्या पॉलिसी आई थी 2000 की, उसके। तो इसी के साथ ये हमारा आखिरी अध्याय था कक्षा 9 का। कक्षा 10 के हम और महत्वपूर्ण अध्याय आपके लिए लेके आएंगे, तो आप चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।